नमो नमः। अहमस्मि भवतां संस्कृतशिक्षकः आशीषः। वंस अगेन अपूर्वा की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं टुडेज टॉपिक इज 9th स्टैंडर्ड। दिस इज द 9th स्टैंडर्ड। ठीक है। पाठ्यक्रमः परीक्षा निर्देशाश्च। ठीक है, 2023-24 और आपका संस्कृत कोड जो है 9th स्टैंडर्ड 122। तो 9th स्टैंडर्ड के लिए आपका जो भी सिलेबस सीबीएसई ने अभी अनाउंस कर दिया है 2023-24 के लिए, बिकॉज इन मेनी स्कूल्स they have started syllabus, I think, hope till second chapter or till fourth chapter, whatever they're in portions, so they'll complete within April 22nd, or in some schools in Bangalore 10th or 11th is the last date to complete, then summer vacation will start. So CBSE has given the all type of syllabus whatever is there in 2023-24. So we'll start. तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो भी है, भाष्यते व्यवहारादिषु प्रयुज्यते इति भाषा मानवः स्वमनसि विद्यमानान् विचारान् भावनाः अनुभूतिं च अर्थयुक्तैः ध्वनिभिः लिखित संकेतैः च व्यक्तीकरोति। तो मतलब यहाँ पे what actually he wants to say, he is saying like संस्कृत भाषा की इम्पोर्टेंस क्या है, संस्कृत क्यों है, क्या है, किस लिए है, और संस्कृत होती क्या है, कहाँ उसका साहित्य में क्या है। जैसे भारत देशा बहुभाषी देशो वर्तते अस्मिन् देशे अनेकतायम् एकतावर्धिनी। तो मतलब कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य हैं, ये भी संस्कृत स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने संस्कृत ले लिया और हमें पता ही नहीं कि हमने संस्कृत ली क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वसुदैव कुटुंबकम इति भावना विकासः भारतीय भाषाणां संरक्षणम। तो ये बहुत सारे उद्देश्य होते हैं संस्कृत भाषा के भी। मतलब हर किसी का एक एम्बिशन होता है, गोल होता है, मोटो होता है। तो जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में आ रहे हो तो आपका एम्बिशन, गोल, मोटो और टारगेट ये होगा कि मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले और आपको 80 में से 80 और 100 में से 100 मिले। तो वैसे ही सीबीएसई का भी अपना एक रूल्स है और अपने उद्देश्य हैं। तो कुछ नहीं है, ओवरऑल जो भी है वो क्या बोल रहा है कि परस्परम वार्तालाप माध्यमेन भाव विनिमयः। एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मतलब बच्चे आपस में बातचीत कर सकें, या मानव जीवनस्य विकास पूर्णम कल्याणम। तो ये सब कुछ संस्कृत में ही पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि जब संस्कृत हमारे देश में थी तो भारत विश्व गुरु था, और जैसे जैसे संस्कृत कम, हमारी संस्कृति कम होती गई, वैसे वैसे भाषा का विकास भी कम हुआ। और ये सब कुछ है शिक्षण प्रविधेयः। तो ये सब जो भी है कौशलानि, तो हमारे जो मेन कौशल होते हैं, श्रवण कौशल होता है, फिर भाषण कौशल होता है, फिर पठन कौशल होता है, और लास्ट पे लेखन कौशल आता है जो एग्जाम पे लिखते हो, जो बिल्कुल लिखने के लिए कम ही है आपके लिए। तो संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि आपके लिए लिखने का सीन बहुत कम है, बट जो भी उसका मेन उद्देश्य है ये भाव अधिग्रहणाय ध्वन्यात्मकम भाषायाः प्रथमम कौशलमिदम। तो ये बहुत कुछ है, ये सब उद्देश्य, ये वो थोड़ा आपको सीबीएसई को भी समझना चाहिए, और हो जिस स्कूल के टीचर्स भी देख रहे होंगे उनको भी समझना चाहिए। तो ये है आपका फाइनली 9th स्टैंडर्ड का 2023-24 का कोड आपका 122 है, और ये आहत्य जो भी होने वाला है 80 + 20 आपके स्कूल के लिए है, और 80 आप लिखोगे जो फाइनल एग्जामिनेशन वो है। तो इसके लिए भी देखो सीबीएसई ने पहले से अनाउंस करके रखा है कि मिनिमम इतने पीरियड्स तो होने ही चाहिए एक साल के अंदर। 9th स्टैंडर्ड के लिए मिनिमम आपको 200 पीरियड्स, मतलब आहत्य कालांशाः का मतलब ये ओवरऑल 200 पीरियड्स तो होने चाहिए आपको ये सब सिखाने के लिए और समझने के लिए। ठीक है। तो व्हाट इज सेइंग, वार्षिक मूल्यांकनाय निमित्ते प्रश्नपत्रे 4 खंडाः भविष्यन्ति। ठीक है, खंड का 10 मार्क्स
टोटल 25 पीरियड शुड बी देयर टू टीच यू पीपल। खंड का रचनात्मकम कार्यम 15 मार्क्स 40 कालांशाः 25 मार्क्स ग्रामर अनुप्रयुक्त व्याकरणम 55 कालांशाः and whatever is there in textbook, the textbook lessons whatever is there totally 80 period should be there। ये मतलब सीबीएसई ने क्लियरिटी के साथ बता दिया आपको, इट इज टोटली क्लियर, लाइक मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज सेइंग खंडानुसारम विषयाः मूल्यभारः च। ठीक है, तो आपका जो खंड है, ये 4 खंड है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तो उसने कैसे डिवाइड करके रख दिया है वो भी देख लेते हैं। तो खंड का है अपठित अवबोधनम, ये कोई आपको पढ़ा के नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद सीखना पड़ता है। तो उसके लिए आज से ही संस्कृत थोड़ा थोड़ा बोलना सीख लो। मेरा तो मेन उद्देश्य ये होता है हर किसी को बोलने के लिए कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है संस्कृत बोलना, सीखना और समझना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। गद्यांश देख लेते हैं। तो ये जो गद्यांश है, ठीक है, ये जो गद्यांश है और क्या बोल रहे हैं, अति लघु एक पदेन पूर्ण वाक्येन एंड शीर्षकम टाइटल राइटिंग एंड भाषिक कार्यम इज ग्रामर फ्रॉम दैट अनसिंग पैसेज। ठीक है, और इसकी मिनिमम उसने शब्द सीमा भी बता दी है। ये खाली बच्चों के लिए नहीं है, इस जो सीबीएसई में टीचर्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि दोज पीपल आर गोइंग टू मेक ए क्वेश्चन पेपर इन PT1 PT2 PT3 एंड PT4 एंड सम स्कूल्स they are having preparatory examination also. So for them गद्यांश जो भी होगा whatever the unseen passage will there, it should be 80 to 100 minimum, 80 to 100 not less than 80, इतने शब्द उसमें होने चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ क्लियरिटी के साथ बोल रहा है कि शब्द परिमितः, इतने शब्द होने ही चाहिए। एक प्रकार से हम इसको ये भी बोल सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह होता है, मतलब आपको एक रीडिंग स्किल्स के लिए ये पार्ट लिया गया है। ये बहुत अच्छा है, मतलब पैटर्न जो सीबीएसई का है दैट इज वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन पेपर पैटर्न, बिकॉज अदर स्टेट्स और स्टेट गवर्नमेंट का पैटर्न देखोगे तो द क्वेश्चंस विल कम डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, मतलब पढ़ो याद करो और लिखो। बट सीबीएसई लाइक टोटली mind-blowing people are sitting there, they're excellent people, genius people are sitting there, because the full pattern means बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा कठिन है। तो आगे देखते हैं। तो ये खंड का में आ गया आपका जो भी है 10 मार्क्स के लिए ओवरऑल, तो ये बहुत इजी है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। अब जहां बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों के लिए, वो है अनौपचारिक अथवा औपचारिक पत्र लेखन। पूर्णम पत्रम लेखनीयम। देख लो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देख लो, आपको बाद में बोलना ना पड़े। क्या बोला है, पूरा पत्र लिखना है। यू हैव टू राइट द फुल लेटर, मीन्स द सेम थिंग यू हैव टू अगेन कॉपी एंड पेस्ट, बट यू हैव टू राइट फुल लेटर, नॉट ओनली you wrote all 10 MCQs and over, no, because it is written here निबंधात्मकः। निबंधात्मक का मतलब होता है अब एक प्रकार का निबंध लिख रहे हो। अब देखो, you people are so lucky कि you are getting the MCQs on that, मंजूषा you people will get, ठीक है, and from there you people are writing, but in many exams you will see people directly the question will come, आपकी तबीयत खराब है, 4 दिन का प्रार्थना पत्र प्रिंसिपल या क्लास टीचर के लिए लिखिए, तो आपको फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड तक अपने आप ही सोच के लिखना है। यहाँ पे सब कुछ आपको रेडीमेड मिलता है, खाली आपको सोच के लिखना है आंसर्स बस, ठीक है। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, अपूर्वा की पाठशाला में आप जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर क्या बोला, चित्र वर्णनम अनुच्छेद लेखनम, ये 5 सेंटेंस लिखने हैं, ये भी बहुत इजी है आपके लिए, इतना कठिन भी नहीं है। उसके बाद बोला हिंदी तः आंग्ल भाषा तः संस्कृतेन अनुवादम, तो हिंदी और संस्कृत, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस भी अब उसने मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। आपका सेंटेंस हिंदी में भी होना चाहिए, आपका सेंटेंस इंग्लिश में भी होना चाहिए। लाइक लड़का खेल रहा है, द बॉय इज प्लेइंग, ऐसे दोनों भी रहने चाहिए। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, दोनों भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी पूर्ण वाक्यात्मक है 5 मार्क्स के लिए, तो ये भी कंफर्म हो गया। तो टोटल 15 मार्क्स के लिए हो गया, तो 10 + 15 25 हो गया। अब वो क्या बोला है कि अनुप्रयुक्त व्याकरण जो ग्रामर आपके लिए आने वाली है, तो बच्चों मेरे 10, 12 और 13, दिस इज द 13th ईयर जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ।
ये जितने भी संधि, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, कारक, प्रत्यय, संख्या, उपसर्ग, अव्ययानी, ये सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। इट मीन्स आपकी जो शेमुशी बुक है वहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेसन्स के अंदर से चूज करके निकालते हैं, एक एक शब्द को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न में कभी समझाऊंगा। तो आपके लिए संधि है 4 मार्क्स के लिए, आपके लिए शब्द रूपाणी है 4 मार्क्स के लिए, आपके लिए धातु रूप है 4 मार्क्स के लिए, और ये सब लिखा है लघु उत्तरात्मक, बहु लघु उत्तरात्मक का मतलब इसमें आपको कोई एमसीक्यू नहीं मिलने वाला है, बाकी जितने बहुविकल्पात्मक हैं इन सब में आपको एमसीक्यू मिलेगा। बहुविकल्पात्मक का मतलब होता है एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, लघु उत्तरात्मक का मतलब होता है देयर इज नो एमसीक्यूज। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको मतलब दिया जाएगा गणेश, तो देर विल नॉट ऑप्शन, आपको खुद ही लिखना है गण प्लस ईश। तो ये कारक उपपद विभक्ति हो गई 4 मार्क्स के लिए, प्रत्यय हो गए, और संख्या, उपसर्ग, अभियानी हो गए। अब ये गद्यांश आपके टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ठीक है, ये लेसन से रिलेटेड है। पठित उद्बोधन 30 मार्क्स, पद्यांश, नाट्यांश, प्रश्न निर्माण। ठीक है, और ये अन्वय, भावार्थ, ये दोनों क्वेश्चन भी रहना चाहिए। घटना क्रमानुसार जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, और प्रसंग अनुसारम, अर्थलेखनम, शब्द मेलनम, ये सब कुछ हो गया। तो पूर्ण भार हो गया 30, तो टोटल हो गया 80 मार्क्स। ठीक है, ये तो आपका 80 मार्क्स का हो गया। अब आगे क्या बोला है वो देखते हैं। आगे उसने प्रश्न पत्र का प्रारूपम संरचना पूरा दे दिया है, ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो देख सकते हैं टोटल अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो भी मतलब मंजूषा में आते हैं, जैसे पत्र लेखन में आता है, और क्या बोलते हैं अन्वय लेखन में आता है, अव्यय लेखन में आता है, कहीं कहीं पे आता है। तो ये हाफ मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसे टोटल 3 मार्क्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 मार्क्स, वही जो अनसीन पैसेज, सीन पैसेज में आते हैं। ठीक है, तो ये सब एक पैटर्न हो गया, ये थोड़ा आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझने के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अब ये है आपका टोटल ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर का फाइनल पैटर्न होगा। तो ये क्या बोला है, एक अपठित गद्यांश शुड बी देयर मिनिमम 80 to 100 शब्द परिमितः, शुड बी देयर सरल कथा, ओके, इट शुड बी ए इजी स्टोरी, इजी सम टाइप ऑफ व्हाट एवर विल देयर। ठीक है, एक पदेन शीर्षक लेखन। तो अब जो ये अनुच्छेद भाषिक कार्य में क्या पूछ रहा है, भाषिक कार्य में ये वाले क्वेश्चन ही होने चाहिए। कर्तृक्रिया पद चयनम, कर्तृक्रिया अनुवृत्ति, विशेष्य विशेषणम, पर्याय विलोम चयनम, एंड सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग। इसके अलावा आप कुछ और नहीं पूछ सकते, इसके अलावा आप कुछ और नहीं पूछ सकते, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, आप इसके अलावा कुछ और नहीं पूछ सकते। पता चला आपकी इच्छा होगी इसके अलावा कुछ और दे दो, नहीं, देखो सीबीएसई ने टोटली क्लियर साफ साफ बोल रहा है, मतलब सीधे शब्दों में समझा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रचनात्मक कार्यम, अनौपचारिक पत्रम अथवा औपचारिक पत्रम, पूर्ण पत्र लेखनम, फिर उसने बोल दिया है संभाविता विषया। तो अब उसने टॉपिक भी दे देगी किस टॉपिक के ऊपर लेटर होने चाहिए। अवकाशार्थम, स्वच्छता, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, वित्त कोष मतलब बैंक, आरक्षक कार्यालय, पुलिस, और प्रकाशाय इत्यादि। प्रकाशाय मतलब वो ये प्रकाशन होते हैं, टेक्स्ट बुक में हम ये कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और अनौपचारिक में बोला है पिताजी के लिए, वर्धापन के लिए मतलब इंक्रीज करने के लिए, निमंत्रण इन्विटेशन देने के लिए, परिणाम सूचना पत्र इत्यादि का। परिणाम सूचना मतलब आपका रिजल्ट आया, कुछ आया, तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब चित्र में क्या बोला है कि मंजूषा सहायता या चित्र वर्णनम करणीयम, मतलब आपको मंजूषा से ही शब्दों को चूज करके लिखना है। ये क्या बोला है, हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या पंचवाक्यान संस्कृति, तो चलो इजी है। अब संधि में क्या क्या आपके पास आने वाला है, संधि, स्वर संधि, ये सारी संधियां आपके बार के पैटर्न में आपको ये सारी संधियां पढ़नी है। ठीक है, विसर्ग से उत्तम रत्वम, तो स्वर संधि में दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, व्यंजन संधि जस्त्व मा स्थाने अनुस्वार, और विसर्ग संधि उत्तम एंड रत्वम। तो ये आपकी संधि का 4 मार्क्स का पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए हो गया। शब्द रूपाणी बच्चों आज से ही ये सारे शब्द रूप अपनी किताब में, क्लास वर्क में, एक ग्रामर बुक में लिख लो। बालक, ठीक है, अकारण मतलब बालक, कवि, साधु, पिता और पितृ, लता, नदी, मातृवत माता,
हलंत में राजन, भवान एंड विद्वान, गुणी, ये सब अस्मद युष्मत। इसको आज से ही अपनी बुक में लिख के पढ़ना शुरू कर दो। रामा रामो रामाह, रामम रामो रामाहन। तो इसका मैं एक बनाऊंगा वीडियो, उसमें आप वहां से यूज कर सकते हो। आएगा 1 मई से लेसन टू लेसन सब कुछ आएगा। अपूर्वा की पाठशाला में सब कुछ मिलेगा। तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। एग्जाम के दिन ही बैठ के पढ़ूंगा ये फाइनल मत करना, आज ही लिखो और डेली पढ़ना शुरू कर दो। रामाह रामो रामाह, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्यम रामेहि। पढ़ने के लिए बोला है मैंने, बाई हार्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। डेली पढ़ना है, अपने आप ब्रेन में आ जाएगा। ये धातु रूप हो गए, ठीक है। पट गम, तो इनमें खाली पट पढ़ लो, बाकी गम भी ठीक है, वध भी ठीक है, भू भी सब समान चलेगा। खाली न्या धातु का शब्द अलग हो जाता है। शक्नोति, शक्नुवंती, करोति, कुर्वन्ति, दा ददति, क्री क्रीणाति, शुश्रोणोति, पापिब, सेवलभ, पंचलकारेषु। तो 5 लकार में भी आपको याद होने चाहिए। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं, 1 2 इनमें से याद कर लो, मैं बता दूंगा कौन सा क्या करना है, ठीक है। उसके बाद बोला कारक उपपद विभक्ति। तो ये कारक उपपद विभक्ति है, द्वितीय, दिक्, परिता, शाकम, ये सब कुछ ये भी आपको देखना है। फिर बोल रहा है प्रत्यय, तो आ तुमुल, ल्यप, ये सारे प्रत्यय, शत्रु, शानस, सारे प्रत्यय 9th स्टैंडर्ड में आने वाले हैं, ठीक है। ये सारे प्रत्यय आएंगे, सारे के सारे आएंगे। उसके बाद बोला संख्या 1 to 100 आपको संख्या भी पता होनी चाहिए। और 1 से लेकर 4 तक जो है एकः एकम एकः, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। उपसर्गाः संस्कृत में 22 उपसर्ग, प्राप समानु निस्तनेर दूसरा दूर वियांगनी आदि, वो आपको पता होने चाहिए। और अव्ययानी, अव्यय पदानी, तो अत्र तत्र सर्वत्र, ये सब अव्ययानी। ये आपका टोटल ग्रामर का पैटर्न है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है, ग्रामर ही पढ़ना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में जो भी है इतना आसान सरल ही है, बस खाली घटना के अनुसार में मार्क आते हैं। तो ओवरऑल आपका 25 मार्क्स के लिए हो गया। अब खंड घ में पठित उद्बोधन में क्या बोल रहा है, गद्यांश आएगा, एक सीन पैसेज, मतलब टेक्स्ट बुक से ही आएगा। तो वही है जो खंड का पार्ट है, इसमें पद्यांश एक देगा। पद्यांश में एक पदेन पूर्ण वाक्य न भाषिक कार्यम। अब देखो भाषिक कार्य के लिए उसने अलग से मेंशन नहीं किया, उसने साफ साफ बोल दिया कि कैसे क्वेश्चन होने चाहिए भाषिक कार्य में। तो आपको सीखना क्या है, आपको यही सीखना है, वाक्य कर्तृ क्रियापद चयनम, विशेष विशेषण, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। पर्याय विलोम चयनम, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम है और यहाँ पे भी सेम टू सेम है, ठीक है। अब ये जो आने वाला है आपकी टेक्स्ट बुक से आने वाला है, वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य उचित प्रश्न निर्माणम। तो टेक्स्ट बुक से आएगा प्रश्न निर्माण जितने भी है। श्लोकान्वय, श्लोक जो भी आपके टेक्स्ट बुक से आएगा। घटना के अनुसार आपके टेक्स्ट बुक से आएगा। और प्रसंग अनुसारम, अर्थ लेखनम, शब्दार्थम, ये सब कुछ कहाँ से आएगा, आपके टेक्स्ट बुक से ही आएगा। टोटल आपके 80 मार्क्स हो गए। तो ये है आपका 2023-24 का 9th स्टैंडर्ड का पैटर्न। लास्ट नॉट द लिस्ट, मई 1 और मई 15 से आपको अपूर्व की पाठशाला में 9th स्टैंडर्ड के जितना भी ये पैटर्न है उसके पैटर्न बाय 1 मतलब जैसे आपके स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं वैसे ही 1 by 1 आपको लेसन्स, आपको ग्रामर, आपको ये वो, मतलब ईयर एंड तक आपको पूरा पक पकाया खाना मतलब मिल जाएगा। एकदम रेडीमेड बोलते हैं ना, आपको एकदम रेडीमेड खाना मिल जाएगा। तो आपका एक ही काम है, अपूर्व की पाठशाला को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसा हो पाएगा तो बाद में हम कभी आपके लिए फ्री क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, वो भी प्लान चल रहा है। अगर बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं तो आपके लिए फ्री क्लासेस होगी। और अदर पीपल आर चार्जिंग, वो आपसे मंथली ईयरली पैकेज ले रहे कि 200 रुपए का पैकेज ले लो, 500 रुपए का पैकेज ले लो या 1000 रुपए का पैकेज ले लो, हम आपको टीच करेंगे। यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे हम एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें हम सबको संस्कृत की क्लासेस देंगे। बस ज्यादा से ज्यादा एक डिमांड आनी चाहिए, बट डिमांड नहीं आ रही तो उसके लिए मजा नहीं आ रहा। लास्ट ईयर के बैच में खाली 4 5 6 बच्चों को पढ़ाया था जो डिमांड से थी। कुछ कोई भोपाल से था, एक उड़ीसा कहाँ भुवनेश्वर से था, और एक कहाँ से, एक कर्नाटक के बीजापुर से कहीं था। तो ऐसे 4 5 बच्चे थे जिन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था और अब की बार वो 10th के लिए बोल रहे थे कि सर 10th में आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो उनके 10th के बैच को हम कंटिन्यू करेंगे अब की बार। चलो वो सब कुछ अलग बात है। तो चलो, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और अपूर्वा की पाठशाला में जुड़े रहना। तो धन्यवाद बोलता हूँ। कुछ भी प्रश्न होगा आपका तो पूछ सकते हो। इसका PDF जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो धन्यवाद बोलता हूँ। राम राम।